Hello, guys. Welcome to this beautiful session where we are discussing what to do to maintain a healthy heart. आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं दोस्तों वो none other than डॉक्टर सचिन जिपकाटे. He is MBBS, he is MD in cardiology, and he is from the very famous hospital in Nagpur. Sir, welcome to this wonderful show and your time, sir. Hello, doctor. Hi, thank you Hi. for inviting to your show. Yes, sir. तो मैं अपने Hope you व्यूअर्स all को are well. यस मैं आपका आपका धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि आपने अपना कीमती समय यहाँ पे हमें दिया है. मैं जानता हूँ डॉक्टरी पेशा एक बहुत ही नोबल कॉज है और इसमें टाइम हाँ, निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है. तो मैं आपका जो कीमती वक्त आपने दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स और सभी की thank तरफ you से. very much. ओके सर. तो मैं आपका इंट्रोडक्शन अपने व्यूअर्स को देना चाहूंगा. ओके. सो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है व्हाट टू डू टू मेंटेन अ हेल्दी हार्ट. सी, कोरोना और पैंडेमिक की वजह से हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन इस दुनिया में छाया है. इस डिप्रेशन को कम करने के लिए ये मेरी छोटी सी मुहिम है. मैं चाहूँगा कि आप भी छोटी-मोटी मुहिम चलाते रहिए, इनिशिएटिव लेते रहिए ताकि एक मोटिवेशन का माहौल इस दुनिया में छाया रहे. ये नेगेटिविटी हम दूर कर पाए और फिर से ब्रेकअप कर पाए इस कोरोना से और फिर से फाइट बैक कर पाए और अपने बिजनेस को और आगे कर पाए, अपना हार्ट हेल्दी कर पाए. आज वर्ल्ड हार्ट डे है दोस्तों. सो ये टॉपिक ये डेडिकेटेड है ऑल टू माय व्यूअर्स एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कि आप अपना हार्ट कैसे हेल्दी रख सकते हैं. इसके ऊपर हम एक चर्चा करने वाले हैं. आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं वो है डॉक्टर सचिन जिपकाटे. ही इज एमबीबीएस एमडी इन कार्डियोलॉजी, practicing physician in Mahanagar Diagnostic and Research Center. He is from Nagpur. और कुछ भी टाइम ना गवाते हुए चलिए डॉक्टर से हम मुलाकात करते हैं एंड उनके बारे में और ज़्यादा कुछ जानते हैं. उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और उसके आंसर हम उनके जुबानी ही जानेंगे. ओके. सो हेलो डॉक्टर. Hello, good हेलो evening डॉक्टर. everybody. हाँ. तो मैं ये जानना चाहूंगा या हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहेंगे डॉक्टर कि आपने ये जर्नी स्टार्ट कैसे किए एंड कैसे ये स्टार्ट हुआ डॉक्टरी पेशा और अभी तक का कैसा सफर रहा है आपका टुवर्ड्स यू. स्टार्ट कैसे किया ये अच्छा सवाल. मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके. मेरे फादर एक वर्कर थे और वो हमेशा बीमार पड़ते थे. सो बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था. सेकेंड थिंग, बायोलॉजी मुझे अच्छा लगता था. स्कूल टाइम से ही बायोलॉजी अच्छा लगता था. So I wanted to do something in biology itself, related to something. ओके. And then subsequently मुझे साइंस इंटरेस्टिंग लगने लगा, मोर ओके. ऑफ बायोलॉजिकल साइंस. एंड उसके मतलब दोस्त लोग थे, कोई बोलता था डॉक्टर बनो, कोई बोलता था इंजीनियर बनो. लेकिन जब बायोलॉजी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, सो मैंने सोचा क्यों ना फिर मैं डॉक्टर के लिए जाऊँ. और वह 11th-12th से वैसा पढ़ाई चालू की. दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड. यस. वाह सर, वाह. सो सर मेरा देखिए कैसा है कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं फेसबुक में, कुछ फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में और ऐसे अदर अदर हाँ, चैनल के फॉलोअर्स हैं. मैंने स्टेटस रखा था कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ इस वर्ल्ड हार्ट डे शो के लिए. तो डॉक्टर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि डिप्रेशन का माहौल छाया है जैसी मैंने अपने व्यूअर्स को अभी बताया बराबर. कि डिप्रेशन का यस. माहौल छाया है. तो इस डिप्रेशन से क्या हमारे हार्ट में कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? तो टू टू यू डॉक्टर. डिप्रेशन से हार्ट पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं रहता है, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट इफेक्ट्स रहता है. वो लॉन्ग टर्म में उसके तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ती है. डिप्रेशन की वजह, एक डिप्रेशन ऐसा है ऐसा नहीं बोलूँगा, डिप्रेशन के साथ साथ बहुत सारे लोगों की होती है. क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है, स्ट्रेस का माहौल रहता है, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिटिंग आइडियली, किसी का कमाई का सोर्स ख़त्म हो गया है, समबड़ी जो बाहर जिनको आउटिंग पसंद रहता है वो नहीं कर पा रहे हैं. दैट ऑल्सो ब्रिंग्स स्ट्रेस फैक्टर इन देयर लाइफ.
इसके वजह से ऐसा होता है कि यू बिकम एंग्शियस, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली हार्ट पे असर होगा। दूसरी एक चीज़ है, एंग्जाइटी लेवल बढ़ता है तो आपका हार्ट रेट भी बढ़ता है एंग्जाइटी के साथ साथ। जैसे जैसे हार्ट रेट बढ़ेगा हार्ट पे लोड बढ़ता है, किसी को छाती में धड़धड़ होना, किसी को हेडेक होना, या किसी को नींद बराबर से नहीं आना एंग्जाइटी के वजह से। नींद बराबर से नहीं आएंगी तो एट द एंड ऑफ द डे योर स्ट्रेस विल इंक्रीज, योर ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज। So somehow or the other way, everything is interlinked. ओके So everything is going to affect your heart. ओके ओके। So सो even if you are डॉक्टर, anxious also, that is also going to, मतलब आपका जो बेचैनी है, जो हम बोलते हैं कि मुझे कैसा कैसा हो रहा है, बहुत सारे लोग यंगस्टर्स आते हैं एंड दे ऑल्सो से कि आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, लेकिन मुझे कुछ तो भी हो रहा है, नींद नहीं आती है, कंटिन्यूस मोबाइल पे काम कर रहे हैं या फिर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, दोज हु आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, दे आर ऑल्सो हैविंग सच काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो ओके, इसके वजह से डेफिनेटली इट अफेक्ट्स द हार्ट। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द हार्ट। ओके, या ये और ये डिप्रेस, ज्यादा। और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि डिप्रेस मूड में लोग एक्सरसाइज करना नहीं पसंद करते हैं, दे डोंट गो आउट। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो अगेन एवरीथिंग इज ओके इंक्रीज। एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज रहेगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। सो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो एवरीथिंग इज द अदर वे राउंड। तो इसके ओके। वजह से आप सब लोगों को फिर हम्म, तकलीफें बढ़ जाती है। स्पेसिफिकली मिडिल एज जो है, दोज हु हैव क्रॉस 40-45, इनके लिए तकलीफें ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता है बहुत बार तो है भी या नहीं भी, कोई चेक ओके करने जाता नहीं है। अगर लेकिन एंजाइटी का लेवल अगर बढ़ जाता है तो फिर ब्लड प्रेशर एकदम से शूट अप होने के चांसेस रहते हैं। सो इन ओके दैट सिचुएशन मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स आर एसोसिएटेड विथ डिप्रेशन। ओके ओके। सर डॉक्टर, इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन जो था मेरा, वो एक्सरसाइज से रिलेटेड ही था कि बहुत हाँ सारे लोग, देखिए आप बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज करना जरूरी है, चलिए मान लिया एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो बराबर घर वर्क फ्रॉम होम है, जिम बंद है और ट्रेनर जो है वो बराबर ऑनलाइन बता रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि बराबर उसने मुझे कुछ अलग एक्सरसाइज बताया था, मान के चलिए मुझे सूर्य नमस्कार बताया था, और सूर्य नमस्कार का एक चीज जो है गलत हो गया। तो क्या वो गलत बराबर। एक्सरसाइज हमें इफेक्ट करती है हमारे हार्ट के लिए? गलत एक्सरसाइज डेफिनेटली अफेक्ट करता है। अगर आपको पहले से हार्ट का प्रॉब्लम है एंड यू आर डूइंग अननेसेसरी एक्सरसाइज विच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी, जैसे किसी को ऑलरेडी हार्ट अटैक आ गया है ओके और ऐसे सिचुएशन में जो हम बोलते हैं वेगल मैन्योर इंक्रीज करने वाली जो एक्सरसाइजेज है, जैसे वजन, भारी वजन उठाना, जिसमें हम सांस रोक के वजन उठाते हैं। जब वजन उठाता है कोई तो उसमें वेगल स्टिमुलेशन होके हार्ट बंद होने के चांसेस रहते हैं। या फिर जोर जोर से सांस लेना, टिल द टाइम आपका डॉक्टर बोलता नहीं कि आप कर सकते, यू आर फिट टू डू इट, आपने नहीं करना चाहिए। ओके दूसरी एक चीज़ है कि एक्सरसाइज करने का तरीका तरीका भी सही होना चाहिए, क्योंकि वो एक्सरसाइज आप किस ढंग से कर रहे हैं दैट इज़ इम्पोर्टेंट। हार्ट के लिए बहुत सारा जिम करना या बहुत सारा ये करना ज़रूरी नहीं रहता है। रूटीन, डेली रूटीन वॉक ऑफ 30 मिनट्स मॉडरेट एक्सरसाइज फॉर 5 डेज अ वीक, जिसको हम बोलते हैं, अगर आप टोटल मिला के 150 मिनट का वॉक हफ्ते भर में, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर अ सीडेंट्री लाइफ पर्सन। जिसको मॉडरेट टू हेवी एक्सरसाइज करना है उसके लिए 45 मिनट्स टू 1 आवर का वॉक, यानी 1 घंटे में हमने 6 किलोमीटर से लेके 7-8 किलोमीटर तक कवर अप करना चाहिए ये स्पीड में। और यही माइल्ड टू मॉडरेट जब बोलेंगे तो 1 घंटे में हम 3 से 4 किलोमीटर चलना चाहिए ये स्पीड में, सो दैट वी अचीव अराउंड 50 to 70% ऑफ आवर टारगेट हार्ट रेट। मॉडरेट टू सीवियर में बोलते हैं कि 70 to 80% ऑफ योर टारगेट हार्ट रेट। अभी टारगेट हार्ट रेट कैसे पता करें? हर एक टारगेट हार्ट रेट अलग अलग रहता है। तो
220 में से आपका जो भी एज है उसको माइनस कर दीजिए, वो आपके लिए आपका टारगेट हार्ट रेट है। सपोज यू आर 40 ईयर्स ओल्ड, ओके। तो 220 माइनस 40, दैट इज 180 इज योर टारगेट हार्ट रेट। अभी वो 180 का 50% हो गया 90। तो नॉर्मल अगर आपका हार्ट रेट 60 रह रहा है, तो विथ माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज इट शुड गो अप टू 100 110। ओके। एंड विथ मॉडरेट एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं मॉडरेट टू सीवियर, तो यू शुड अचीव अराउंड 85 टू 90% ऑफ योर टारगेट हार्ट रेट। मतलब 180 का 90% हो गया से अराउंड 150 टू 160 पर मिनट। सो दैट शुड बी योर टारगेट व्हेन यू आर डूइंग। उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये देखना चाहिए। नहीं जाना चाहिए ऐसा नहीं बोलूँगा, जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यू शुड बी बिलो योर लिमिट। वाह दैट सर। इज आइडियल, मतलब हार्ट के लिए बोलेंगे दैट इज योर आइडियल वे कि हमने वो अचीव कर लिया है एक्सरसाइज करने का मोटो। दैट कीप्स योर हार्ट हेल्दी। ओके ओके ओके। सो डॉक्टर, इसके अलावा कुछ और भी आप टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे हम अपने हार्ट बीट को और से सबसे सुंदर एक्सरसाइज है वॉकिंग, जिसमें कोई वॉक, पैसा नहीं लगता है। जैसे ठीक आपने है, बताया। कोई जिम में जाने का ज़रूरत नहीं है, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। यू शुड वॉक फॉर 30 to 40 minutes पर डे, नियरली 5 times a week. So that is the base exercise you can do. You can gradually increase your intensity of walk. एकदम से ही बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप यूज टू हो जाते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ से 1 मंथ, पहले 5 दिन 10 दिन आप एक स्पीड पे चल रही है, फिर उसके बाद में यू इंक्रीज योर स्पीड, 5 6 दिन वो स्पीड पे चलिए, उसके बाद में यू इंक्रीज, सो दैट यू इंक्रीज योर एंड्योरेंस, यू इंक्रीज योर स्टेमिना। और सब्सिक्वेंटली आपके हार्ट को भी उसकी आदत हो जाती है। So that is the best exercise. Second is you can do any kind of aerobic exercise. Those who like jogging can also do jogging. लेकिन फिर उसमें है कि you should be jogging on the ground so that you are not harming your knees. हार्ड सरफेस पे जॉग करते तो नी खराब होने के चांसेस रहते हैं। देन अगर आपके नी का इश्यू है तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है फिर स्विमिंग या बाईसाइकिलिंग। बाईसाइकिलिंग में नी पे इतना जोर नहीं आता है, एंड दैट इज ऑल्सो गुड फॉर हार्ट। यू कैन गो टू जिम, जिसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, बट नॉट वेरी हेवी जिम। आपने इतनी जिम करनी है कि आपके मसल सिर्फ टोन होने चाहिए। जितना ज़्यादा हेवी जिम करते हैं उतना ज़्यादा नसों पे तान पड़ता है, उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस रहते हैं, और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ के नस फटने के भी चांसेस रहते हैं। सो बहुत स्टर्नियस एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं हेवी वेट लिफ्टिंग या ऐसा नहीं करना चाहिए। मॉडरेट वेट लिफ्टिंग जिसमें आपके मसल्स टोन होने चाहिए, देयर शुड बी सम टोन इन योर मसल्स। बहुत ऐसा बॉडी बिल्डर टाइप नहीं होना चाहिए। सो दैट वुड आई से सूर्य नमस्कार वगैरह कर शुड बी डन, या योगा है तो दैट शुड बी डन इन अ प्रॉपर वे। जितना आपसे जमता है उतना ही लेवल कीजिए। जो आइडियलिस्टिक वे है उसको अचीव करने को बहुत लोगों को समय लगता है। एक दिन में हम सब कुछ नहीं अचीव कर सकते, धीरे धीरे करके ही अचीव होगा, क्योंकि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आने को भी समय लगता। सो डॉक्टर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपके लिए कि बहुत सारे लोगों को इसका कॉज पता ही नहीं होता, मतलब सिम्टम्स पता नहीं होते कि उनको एक हार्ट डिसीज है। सी, मैं अपना एक किस्सा बताना चाहूंगा। मुझे अभी याद आया इसमें कि जब मैं छोटा था, अराउंड 5 इयर्स का या 6 इयर्स का, तो मेरे हार्ट में कुछ कुछ एक पल्स आता था, पल्स करके मुझे थोड़ा रात को बहुत दुखता भी था। अब मेरे मम्मी पापा जो है वो थोड़े से शॉक हो गए थे, इसको थोड़ा हार्ट का कुछ है तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कैसा, बच्चे लोगों को कभी कभी हार्ट में होल हो जाता है या कुछ हो जाता है। तो बाई गॉड ग्रेस कि मुझे वो था नहीं, मेरा पूरा चेकअप कराया गया था, लेकिन कुछ भी नहीं निकला, थैंक गॉड कि कुछ नहीं निकला। लेकिन कभी कभी हमें पता ही नहीं होता है कि ये सिम्टम्स है हार्ट डिसीज के। तो आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि सिम्टम्स क्या हो सकते हैं हार्ट डिसीज के? ये देखो, हार्ट डिसीज़ को हम कंजेनाइटल और कंजेनाइटल यानी जो पैदाइशी बीमारी है, जो हमारे हम्म, जन्म से हमारे साथ रहती है, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। जो एक्वायर्ड है, जो कंजेनाइटल है, जो यानी पैदाइशी हमको मिली हुई है, जैसे हार्ट में छेद होना, सेप्टम में छेद होना जिसको हम एएसडी वीएसडी बोलते हैं, या और कोई बीमारी 3 4 प्रकार की रहती है
जो हमको जन्म से रह सकती है, उसके वजह से बच्चे में ऑलरेडी तकलीफ रह सकती है। बच्चा बराबर से दूध पिएगा नहीं, बच्चा थक जाएगी, ये सब छोटे बच्चों में। बार बार पसीना आएगा, दूध पिएगा नहीं, ज्यादा ये आ रहा सब है। जो एक्वायर्ड डिसीजेस है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लाइफस्टाइल के वजह से फिर भी समझ में नहीं आता। हार्ट डिसीज के लिए जो ये करता है, प्रोन करता है, उसमें है एक ब्लड प्रेशर, दूसरा है शुगर। जब तक हम गिनेंगे नहीं, हमको पता नहीं रहेगा कि हमको शुगर है या हमको बीपी है। बहुत सारे अराउंड 60% टू 70% ऐसे लोग रहते हैं जिनको ब्लड प्रेशर है, इसका कोई सिम्टम नहीं रहता। फर्स्ट टाइम नापने के बाद ही पता चलता है कि ये प्रेशर प्रेशर ये ये लेकिन मुझे कोई सिम्टम नहीं है। फिर वो एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं रहते कि मुझे ब्लड प्रेशर है वहाँ पर। देन दीज पीपल दे डोंट टेक प्रॉपर मेडिसिन, मुझे कुछ नहीं है, और दे लैंड अप विथ डिसीज। सेकेंड है क्या है जिसको कोई सिम्टम नहीं रहता है 50% ऑफ द टाइम। कुछ लोगों में रहता है कि वज़न कम हो गया, बहुत प्यास लग रही, बहुत पेशाब लग रही है, तो वो चेक करवा लेंगे जी। लेकिन जिनको कोई सिम्टम नहीं है वो चेक, और फिर हमको ले में दिखते। अभी सबसे कॉमन सिम्टम्स अभी हमारे लिए जो खतरे की चीज़ है वो है हार्ट अटैक, जिसको बोलते हैं नसें चौक हो जाना होने की वजह से। अभी इसमें जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो हार्ट के सिम्टम्स दिखना चालू होते हैं। तो आपको इम्पोर्टेंट है कि मैं जो पहले काम कर सकता था वो काम आसानी से अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ। जैसे मैं 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आसानी से चल रहा था, लेकिन अभी मैं 1 किलोमीटर में ही थक जाता हूँ, हाफी या आ मेरी जाती सांस फूल जाती है, हाफ आ जाती है, सांस फूल रही है, या छाती में थोड़ा दर्द होता है जो रुकने के बाद अच्छा लगता है, फिर मैं थोड़ा चलता हूँ। ये टिपिकल एंजाइनल सिम्टम्स बोलते हैं। किसी किसी को अचानक से छाती में चालू हो जाता है, दैट इज व्हेन वी से इसको हार्ट अटैक आ गया, या हमारे भाषा में बोलेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसमें ईसीजी में भी चेंजेस दिखेंगे। तो उसमें ऐसा ऐसा हर किसी को चेस्ट पेन होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिसको डायबिटीज़ है उनको 25 to 30% ऑफ द पेशेंट उनको चेस्ट पेन भी नहीं होता है। हो जाने के बाद सब पता चलता है कि अचानक से तबीयत खराब हो गई, क्या हो गया पता नहीं, बीपी डाउन हो गया, शुगर डाउन हो गया, या शुगर बहुत बढ़ गया, ईसीजी करेंगे तब पता चलता है कि इनको हार्ट अटैक आया। तो सबसे कॉमन सिम्टम्स है चलने के बाद हाफना, नॉर्मल जो चल रहे, सपोज एक माला चढ़ के जा सकते थे, अभी वो नहीं कर पा रहे हैं। ये 1 माला या 2 माला आराम से चढ़ के जा सकते थे, वो अभी नहीं कर पा रहे। चलने के बाद सांस फूलना। दूसरा है पैरों पे सूजन आना, दोनों पैरों पे सूजन आना, हाथों पे सूजन आना। कभी कभी रात में लेटे हैं और अचानक से सांस फूलना। ये सारी चीज़ें हार्ट से रिलेटेड हो सकती है। कारण भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली हार्ट से रिलेटेड। छाती में धड़धड़ होना बहुत सारी, बैठ मतलब रुकना नहीं। एंजाइटी में भी धड़धड़ हो सकती है, लेकिन वो सेटल हो जाती है। हार्ट से रिलेटेड रहेगी तो वो जल्दी सेटल नहीं होगी। ओके ओके। डॉक्टर, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये था कि व्हाट शुड बी आवर आइडियल ब्लड प्रेशर, कि एक नॉर्मल, जैसे हार्ट डिसीज ना हो और हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या हो सकता है? इसका डेफिनेशंस अलग अलग था अभी तक, ओके। लेकिन अभी मोर और लेस सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस है इससे रिलेटेड, यूरोपियन, अमेरिकन, सभी का ये कहना है कि आइडियलिस्टिक ब्लड प्रेशर इज अराउंड 120/80 या उससे कम। ओके। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं मेरा 100 रह रहा है यानी मेरा बीपी कम है। मेरे को उस पर कोई सिम्टम नहीं है तो मेरा बीपी नॉर्मल। किसी का 90 रह सकता है ऊपर का बीपी, किसी का 100, किसी का 110, 120 से लेके 80, ऊपर का 120, नीचे का 80, हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलेंगे। एनीथिंग बियॉन्ड दैट फॉर दैट एज, वो हम ब्लड प्रेशर में वे डिफाइन करते हैं। अभी उसके स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 भी रहता है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चलता है। ओल्ड एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आर्टरीज या धमनी जिसको बोलते हैं वो स्टिफ होती है, उनका बीपी थोड़ा ज़्यादा रहता है। उनके लिए भी हम बोलेंगे 130 से लेकर 90 तक नॉर्मल बीपी है। उसके ऊपर अगर जाता है तो हम बोलेंगे कि हाँ इनको ब्लड प्रेशर है। ओके।
उसके लिए फिर अपॉन सिम्टम्स डिपेंडिंग अपॉन ईसीजी चेंजेस, वो हिसाब से फिर हम दवाई चालू डॉक्टर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये था कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन हार्ट अटैक। और मैं ये भी आपसे एक किस्सा और एक शेयर करना चाहूंगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही। मेरे नाना जी जो है, वो उनको 3 बार हार्ट अटैक आ चुका है, लेकिन 3 बार हार्ट अटैक के बराबर। बाद फोर्थ हार्ट अटैक मतलब आया ही नहीं। वो एकदम नॉर्मल हो गए, उनको कभी कोई बीमारी हुई ही नहीं। सो क्या ये रिलेटेड टू दिस है? और हार्ट अटैक आता है तो मतलब क्या चीज होती है? मीन्स वो हार्ट के पंप ब्लॉक हो जाते हैं, या सांसें फूलने लगती है, घबराहट होती है? मीन्स एक्चुअली आपको टेक्निकल भाषा में ज्यादा अच्छे से पता है, होता क्या है और अंदर उस बॉडी में क्या होता है? ठीक। हार्ट अटैक आना यानी हार्ट को सप्लाई करने वाली 3 नसें रहती है, धम आर्टरीज जिसको बोलते हैं, हम्म। 2 लेफ्ट साइड की, एक राइट साइड ओके। की। ठीक है। अगर ये तीनों में से कोई भी एक नस में हम्म। ब्लड फ्लो बंद हो जाता है किसी भी वजह से, मोस्ट कॉमनली है उसमें खून जमा हो जाता है, जिसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं। खून जम गया है और अभी आगे के पार्ट को खून नहीं मिल रहा है, यानी खाना नहीं मिल रहा है, खाना खून नहीं मिलेगा यानी खाना नहीं मिलेगा, तो वो पार्ट के जो सेल्स है वो धीरे धीरे मरना हाँ, शुरू हो जाते हैं। बराबर। तो ये सिचुएशन में चेस्ट पेन होता है, सीवियर चेस्ट पेन, जो लेफ्ट साइड में जा सकता है, आपके जॉ से लेके आपके नाभि तक, आपको कहीं पे भी पेन हो सकता है। ओके। ठीक है। ओके। ये इतना डिफरेंट वेरिएशन है कि आपके जॉ से लेके आपके नाभि तक कहीं पे भी पेन हो सकता है, वो हार्ट रिलेटेड रह सकता है। ओके। किसी को ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चेस्ट पेन ही हुआ, किसी को पेट में भी दर्द होगा हो सकता है, किसी को जॉ में भी दर्द हो सकता है। ठीक है। टिपिकल चेस्ट पेन जिसको बोलते हैं हार्ट रिलेटेड, उसमें हमारे छाती में दुखता है और वो दर्द बाई हाथ में फैलता है। हम्म। लेकिन जॉ से लेके नाभि तक किसी को भी दर्द होने के चांसेस रहते हैं। ये इसलिए होता है कि हार्ट को जो खून सप्लाई करने वाली आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज निर्माण ब्लॉकेज। हो गया। एक तो ये ब्लॉकेज इमीडिएट सडन निर्माण हो सकता है जिसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं, या फिर वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है जिसको हम प्लाक या एथेरोस्क्लेरोटिक डिसीज बोलते हैं। जैसे ब्लड क्लॉट। एक न, हाँ, ब्लड क्लॉट इमीडिएट डेवलप होगा, और प्लाक यानी जो कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड रहता है। ओके। तो जैसे हमारा पहले लोहे का पाइप आता था, हाँ, हाँ, हाँ। जीआई पाइप रहते थे, उसमें अंदर से जंग लगना चालू होता है। बराबर। जैसे जैसे जंग लगता है वैसे वैसे पाइप का इंटरमीटर कम होने लगता है। ओके। तो ओके। प्लाक कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो रहता है वो कोलेस्ट्रॉल अंदर आर्टरी में जमा होने जाता है और इंटरनल डायमीटर कम होते जाता है। यानी आगे के जो पार्ट को खून सप्लाई होना है, जैसे 100% होना है तो वो पूरा 100% नहीं होता है, 25 से 50% या 30% या 10% ऐसा ही सप्लाई होता है, डिपेंडिंग अपॉन ब्लॉक, कितना बड़ा ब्लॉक हो गया। तो वो चीज़ को हम बोलते हैं प्लाक। और जो अचानक से खून जम गया, पूरा खून बंद हो गया, उसे थ्रोम्बस बस। ठीक है। तो जैसे यंग एज में हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत सारे यंग लोगों को हार्ट अटैक आ गया जो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, और कभी कभी वो मर भी जाते हैं, सडन कार्डियक डेथ जिसको बोलते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ थ्रोम्बस। और जो धीरे धीरे होने वाले सिम्टम्स है जो ओल्ड एज में दिखते हैं, बियॉन्ड 50 चल रहे हैं, मुझे दम लग रहा है लेकिन ध्यान नहीं देते, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, शुगर कंट्रोल में नहीं, इसके वजह से धीरे धीरे वो प्लाक निर्माण होते हैं और आर्टरीज ब्लॉक होते जाती है। तो दैट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, और थ्रोम्बस यानी इमीडिएट प्रोसेस। अब प्लाक रप्चर होने के बाद में इस पे भी थ्रोम्बस बन सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा डिवीजन है। ओके। 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 सो डॉक्टर, जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है और जैसे मुझे पता चल रहा है कि नहीं उसको जॉ से लेके नाभि तक, जैसे आपने बताया कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो कितना टाइम होता है कि हम उसको डॉक्टर के तरफ ले जाके एक ट्रीटमेंट अच्छा दे पाए? कितना टाइम उसके लिए? आइडियल आइडियल है इमीडिएट, इमीडिएट, यस, आइडियल इज इमीडिएट। इमीडिएटली वो ब्लॉकेज को रिमूव करना चाहिए। अभी या तो वो दवाई से कर सकते हैं, या फिर आजकल जिसको हम एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, डायरेक्टली जाके उसको ओपन अप करना।
जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कीजिए। जहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जैसे अगर कोई गांव में दूर दराज इसमें है या रोड पे है, तो पास का जो भी हॉस्पिटल है वहाँ जाके दवाई दीजिए जो वो थ्रोम्बस को गलाने का कोशिश करती है। उसके वजह से हार्ट को खून जहाँ पे मतलब सप्लाई होना चाहिए, जो पार्ट को तकलीफ हो रही है वो पार्ट को खून सप्लाई होना चालू हो जाता है और पेशेंट बच जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है इमीडिएटली होना चाहिए। यस। जितना जल्दी आप जा सकते हैं उतना जल्दी जाना चाहिए। जितना आप देर करेंगे उतना आपका हार्ट का नुकसान होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट। आइडियल टाइम हम बोलते हैं विद इन फर्स्ट आवर। पहले ओके। 1 घंटे में, अगर जब से पेन चालू होता है उसके 1 घंटे में हमने हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए, जिसमें हम बोलते हैं सिम्टम टू हॉस्पिटलाइजेशन या नीडल टाइम। मतलब एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए जा रहा है तो सिम्टम टू नीडल टाइम शुड बी लेस देन एन आवर। फर्स्ट 30 मिनट्स गोल्डन रहते, 60 मिनट्स तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। बियॉन्ड दैट मतलब कुछ ना कुछ तकलीफ रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे आइडियल रहता है पहले 1 घंटे में आप पहुंच जाइए जैसे चालू होता है। बहुत बार होता है लोग उसको करते हैं, फिर कोई कोई इसमें चल बसते हैं या फिर उनको परमानेंट डैमेज लेके वो बैठते हैं। रह जाए। ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये था डॉक्टर कि आपका जो हॉस्पिटल है महानगर डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर, डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर, हाँ। तो यहाँ पे आप कौन से चेकअप अपने पेशेंट के लिए सजेस्ट करते हैं, या फिर कहीं और अगर पेशेंट कोई जाता है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन सा अच्छा चेकअप हो? नॉर्मल वंस यू हैव क्रॉस्ड 40, हम्म। आइडियली ईयरली चेकअप होना चाहिए। जो हमारे यहाँ होते हैं सबसे कॉमन जो हार्ट के लिए किए जाते हैं दैट इज़ ट्रेडमिल। हम्म। दैट इज़ हम आपको एक मशीन पे चलाते हैं और ईसीजी में चेंजेस देखते हैं। ओके। दूसरा है हम करते हैं 2D इको। 2D इको यानी एक सोनोग्राफी जैसा रहता है हार्ट की, जिसमें हम हार्ट का पंपिंग देखते हैं। हम्म। ठीक है। बाकी के ईसीजी हम कर सकते हैं। खून के जांच रहते हैं जिसमें हम कोलेस्ट्रॉल, शुगर, आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है, आपकी ये सारी चीज़ें होती है। बाकी और भी जांचें होती है लेकिन ये हार्ट से रिलेटेड मैं आपको बोल रहा हूँ। सोनोग्राफी है जिसका बीपी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और उसका बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा है दवाई लेने के बाद भी, तो उसको कभी कभी कुछ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, उसके लिए सोनोग्राफी या रीनल डॉपलर करना ज़रूरी रहता है। किसी को कोआक्टेशन रहता है, हार्ट की जो एक मेन नस है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके वजह से भी बीपी ज़्यादा रहता है। तो ये सब चीज़ें हम सीटी स्कैन या सोनोग्राफी इनके द्वारा पता कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने यहाँ पे होती है। ओके, ओके, बहुत अच्छा। सभी व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में सर के हॉस्पिटल का नाम एंड नंबर मौजूद है। अगर किसी को भी अर्जेंसी महसूस हो रही है तो प्लीज उस नंबर पे जरूर कॉल कीजिएगा। एंड मैं इस शो का लास्ट क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा डॉक्टर, कि आपका क्या व्यू रहेगा कि कौन सा डाइट होना चाहिए, और आपके कुछ सजेशन मैं जानना चाहूंगा व्यूअर्स के लिए कि वो कौन सा डाइट प्रेफर करें और अपने हार्ट को कैसे हम हेल्दी रख पाए। सबसे इम्पोर्टेंट है घर का खाना। घर का खाना तो आप। ठीक है। बिकॉज अभी हमारे देश में जो इतना सब बढ़ रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, जिसमें वी आर गोइंग मूविंग टूवर्ड्स मोर ऑफ वेस्टर्न लाइफस्टाइल। तो जंक फूड आ रहा है, ऑयली फूड आ रहा है, मोर ऑफ पैकेज फूड आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों में देर आर मोर ऑफ सॉल्ट। अगर आप पैकेज फूड लेते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव सॉल्ट रहता है मैक्सिमम टाइम, या शुगर रहेगी मैक्सिमम। तो एनीथिंग दैट विल इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर, सॉल्ट और शुगर विल इंक्रीज योर वेट एंड शुगर। सो ये सारी चीज़ें से अवॉइड करना है। लेकिन आइडियल डॉक्टर, है घर में मम्मी जो घर पे जो है बनता है दाल चावल सब्जी रोटी, दैट इज़ द बेस्ट। सर आप ऑयल वेदर वाला यू आर ए खाना वेजिटेरियन, कम। ऑयल आप जो चाहिए यूज़ कर सकते हैं लेकिन दैट शुड बी इन ए लिमिटेड क्वांटिटी। एवरीबडी हैज़ अ नोशन कि मैंने ये ऑयल यूज़ करना है वो ऑयल यूज़ करना है। सारे ऑयल अच्छे रहते हैं अनटिल आप उसको एक लिमिट में यूज़ नहीं कर रहे। लिमिट नहीं। आप अगर लिमिट के बाहर यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी ऑयल आपके लिए हानिकारक है।
ओके ओके। ओके, तो एक पर्सन के लिए एक महीने में आइडियल ऑयल है 1 लीटर तक जा सकते, 1 लीटर तक आप ऑयल लेके जा सकते मैक्स, मैक्स मैं बोल, हैं। ठीक है, ओके, मैक्स टू मैक्स। इससे अगर आपका महीने में एक पर्सन को मैक्स 1 लीटर बहुत हो गया, बहुत हो उसके गया। ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अगर नहीं। आपका घर में 4 मेंबर्स है तो हम्म, आपका मंथली ऑयल रिक्वायरमेंट शुड नॉट बी मोर देन 3 to 3.5 लीटर्स, सब्जी वब्जी सब पकड़ के में। ओके ओके उससे कम होता है तो बहुत ही बढ़िया। ओके। और एक चीज लेकिन थी इसमें। ऑयल ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि ऑयल नहीं ज़रूरी है, ऑयल ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा नहीं चाहिए। इट एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन, एक्सेस विल किल यू, एनीथिंग इन एक्सेस, इवन वाटर इन एक्सेस विल किल यू। ओके ओके, यस, वेरी गुड वेरी गुड। और सर आप ये सजेस्ट करेंगे सलाद या फिर कुछ दूसरे हाँ फ्रूट्स हाँ, वगैरह? यू शुड हैव रेगुलर सलाड्स, यू शुड सलाद। हैव लो सॉल्ट डाइट, you should have green leafy vegetables more, you should have आप फिश अगर खाते हैं तो फिश इज़ अ बेटर फूड एज ओके। कम्पेयर टू मटन एंड चिकन, बिकॉज इट हैज़ मोर फैटी एसिड्स। जो फिश ऑयल रहता है, फिश स्किन रहता है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रहते हैं और वो पचने में भी हल्का रहता है। ओके। एग इज़ अनदर बेटर प्रोडक्ट, थर्ड इज चिकन। लेकिन ये दो, these are for those who are non vegetarian, vegetarian people can have good food, all kind of pulses, pulses यानी हर प्रकार की दाल, सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रीन लेफी वेजिटेबल, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्रूट्स इन योर डाइट, एंड देयर शुड बी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन योर डाइट। जितना कम नमक रहेगा, ऊपर से भी नहीं लेना है, बनाते वक्त भी कम डालना है, और जो भी सॉल्टी चीज़ें उसको अवॉइड कीजिए, और अपना वेट कंट्रोल में रखिए। जो भी वेट कंट्रोल में रखता है उसके लिए एवरीथिंग इज फेयर इनफ। जिसका वज़न बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका बीपी भी बढ़ने के चांसेस है, उसका शुगर भी बढ़ने के चांसेस है, और वज़न या मोटापे के वजह से फिर हार्ट अटैक आने के भी चांसेस। यस यस, सो डेफिनेटली। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर सेकंड इज रेगुलर डाइट डाइट। विथ फ्रूट्स एंड सैलेड्स, लो ऑयल, लो सॉल्ट। और अभी अभी बहुत सारे लोग हैं जो गूगल पढ़ के बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन द बेस्ट थिंग इज होम फूड फॉर एवरीबडी। यस यस। इफ यू आर हैविंग होम फूड, देन दैट इज द बेस्ट थिंग। ओके। सो डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल आंसर्स। बस मैं इसे आपका 2 मिनट चाहूंगा, इसे हम क्लोज कर रहे हैं। ओके। सो व्यूवर्स, या थैंक यू। हाँ, बस 2 मिनट डॉक्टर। ओके। सो हाँ व्यूवर्स, हम थे डॉक्टर के साथ, डॉक्टर सचिन जिपकाटे जी के साथ में। हमने बहुत सारी बातें इनसे जानी, जो आज का एजेंडा था। जैसे इन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि अपनी जर्नी उन्होंने कैसे स्टार्ट की है, डिप्रेशन से कैसे हम लड़ सकते हैं उन्होंने बताया। और हमने हमने उनसे ये जाना कि एक अच्छी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अच्छा डाइट बहुत ज़रूरी है, लो ऑयल रहना चाहिए आपके डाइट में, लो सॉल्ट रहना चाहिए। अगर हो सके तो एक बंदे के सिर्फ 1 लीटर ही ऑयल होना चाहिए। ओके। और हमने ये भी जाना डॉक्टर से कि जब किसी को हार्ट अटैक आ जाता है कि विदिन 1 आवर उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, मतलब इमीडिएटली तो होना ही चाहिए, लेकिन विदिन 1 आवर आप हो सके तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। प्लस हमने ये जाना डॉक्टर से कि हमको जब हार्ट अटैक आता है तो हमारे जो आर्टरीज है हार्ट की, उसमें से 3 में से एक भी अगर ब्लॉक होती है तब वो हार्ट अटैक होने के चांसेस मीन्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पे दिल में, जैसे सर ने बताया इसमें बहुत अच्छे से। और हमने ये जाना कि बीपी का जो लेवल है, एक लेवल उन्होंने बताया, जैसे 120 या 130 एजेस के ऊपर ये डिफाइंड होता है। आप चाहे तो ये रिकॉर्डिंग वापस से, ये रिकॉर्डेड है वीडियो, आप हमारे फेसबुक चैनल में, यूट्यूब चैनल में, इंस्टाग्राम में, आईजीटीवी में सारा कुछ देख सकते हैं वापस से। और मैं आप दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, उनका जो हॉस्पिटल है महानगर डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर, उनका ये नंबर है। आप कभी भी अगर आप नागपुर में हो तो ज़रूर कॉल कीजिए। आपके हार्ट से रिलेटेड जो भी आपको ट्रीटमेंट करवाना है तो आप यहाँ से आके करवा सकते हैं। और अगर आपको एनी क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग, हार्ट से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है मन में, तो आप अभी पूछ सकते हैं, या फिर हमारे किसी भी चैनल में जहाँ जहाँ वीडियो आप ये देख रहे हैं वहाँ पे पूछ सकते हैं। हम आपको उसका प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करेंगे। सो लास्टली मैं यही कहूंगा दोस्तों कि जान है तो जहान है। अगर आप अपना हार्ट हेल्दी रखेंगे, आप खुद फिट रहेंगे,
और फाइट कर पाएंगे इस कोरोना से, तो हम जल्द ही ब्रेकअप कर पाएंगे इस कोरोना से। जैसा मेरा हैशटैग है, ब्रेकअप विद कोरोना एंड लेट्स फाइट बैक, लेट्स बी रेडी फॉर द फ्यूचर सिचुएशंस। तो मैं चाहूंगा सबके तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि आपने अपना ये कीमती वक्त निकाला और हमारे शो में आए। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Thank you very much. Good night. बाय Good सर, night. बाय बाय, Stay healthy. Stay safe. स्टे हेल्दी और थैंक यू, बाय बाय।